हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज जो ये टॉपिक मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये उन स्टूडेंट्स के साथ है जो कि किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम से मेरा मतलब है एंट्रेंस एग्जाम की, और उसमें भी आप जब क्लास 12th के बाद अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं या फिर आप नॉन मेडिकल हैं, आप मैथमेटिक्स रखते हैं या PCM के स्टूडेंट हैं, उस समय जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, जैसे JEE की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं या फिर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं मेडिकल लाइन से रिलेटेड, तो उस समय की मैं बातें कर रहा हूँ, आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए अगर आप क्लास 10th से अभी रिसेंटली क्लास 11th में आए हैं तब, और क्लास 12th में अगर आप पहुँचे हैं तब। मैं बताना चाहूँगा आपको यहाँ पर जो बातें डिस्कस होंगी वो ये होंगी कि कौन सी क्लास से आपको प्रिपरेशन कर देनी चाहिए, एक तो वो बात। दूसरी बात ये कि जो कोचिंग होती है उसका कितना रोल है आपकी इस प्रिपरेशन में, और जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है हम इनसे कितनी मदद ले सकते हैं, और जो आजकल का एरा चल रहा है, जो अभी फिलहाल जो हमारा ये कोविड चला उसके कारण जो एक टाइम में हमारे डिस्टर्ब हुआ, उसका क्या इम्पैक्ट हमें आगे पड़ सकता है, और घर में रहकर सेल्फ स्टडी कर हम कितना ज़्यादा इफेक्टिवली स्टडी कर सकते हैं, और अपने आप को हम कैसे अलाइन कर सकते हैं उन स्टूडेंट के साथ जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से। हम अपने आप को कैसे मेज़र कर सकते हैं कि हमारी रैंक क्या चल रही है, हम किस पोजीशन में, यानी हम कैसे पता कर सकते हैं कि हम कितने गहरे पानी में। तो स्टूडेंट्स यही बातों को मैं कर रहा हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ कि इसकी प्रिपरेशन करने के लिए, इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए आप में क्या एबिलिटीज़ का होना जरूरी है, क्या आपकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, क्या वीकनेस होनी चाहिए, कौन सी क्लास है जहाँ से आपको इस चीज़ को स्टार्ट करना चाहिए, तो मैं वहीं से बात कर रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट, वैसे तो जब मैं कभी न्यूज़पेपर पढ़ता था, किसी न्यूज़पेपर ने किसी टॉपर का जब कभी इंटरव्यू आता था तो मैंने बहुत से टॉपर को ये बोलते हुए सुना है, उनके ये स्टेटमेंट सुने कि वो 5th क्लास से 6th क्लास से ही प्रिपरेशन कर रही थी। प्रिपरेशन करने का मतलब देखो ये नहीं हुआ कि 5th क्लास से वो 10th 11th 12th की आपकी बुक्स पढ़ रहे थे। बेसिकली 11th 12th का आता है एंट्रेंस एग्जाम्स में, तो 5th क्लास में थे और अगर वो प्रिपरेशन कर रहे थे तो इसका मतलब ये नहीं कि जो कुछ आप 12th क्लास में पढ़ रहे हो वो सब कुछ 5th क्लास में पढ़ चुके होंगे। मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, उनका मतलब ये था कि उनका माइंडसेट जो था वो उस तरफ था। देखिए माइंडसेट में बहुत बड़ी बात है ये, और यही पावर है पूरी चीज़ की, है ना। आप किसी काम को एक्शन में लें ना लें, लेकिन अगर आपका माइंडसेट बन गया तो काम हो जाएगा फिर, ठीक है ना। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप किसी काम को कर भी रहे हो और माइंडसेट नहीं है अपने पास तो काम नहीं हो पाएगा। जैसे अगर मान लिया आप कोचिंग सेंटर में जा रहे हो, आप IIT की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे हो, लेकिन आपका माइंडसेट क्लियर नहीं है, आप अपने आप में क्लियर नहीं हो ढंग से। आप कोचिंग जा रहे हो लेकिन एक टारगेट नहीं है, गोल नहीं है कि कब तक हमें चाहिए ये चीज़ जो हम जिसके लिए हम वर्क कर रहे हैं। आपको पता है कि आप JEE के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो लेकिन अंदर से एक आग जैसी नहीं है, कुछ अंदर से कोई एक डिटर्मिनेशन नहीं है कि जो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं हमें निकालना है, हम बहुत क्लेरिफाई नहीं है। जैसे द्रोणाचार्य का आपने एग्जाम्पल देखा होगा कि द्रोणाचार्य जब अर्जुन को कहते थे, सब शिष्यों को कहते थे अपना क्या क्या दिखाई दे रहा है, तो सभी किसी को पेड़ दिखता था, किसी को पत्ते दिखते थे, किसी को चिड़िया दिखती थी। अर्जुन को चिड़िया की आंख दिखती थी और आंख में भी वो छोटी सी आईबॉल जो होती है, पुतली जो होती है वो दिखती थी। मैं यही कहना चाहता हूँ कि प्रिपरेशन आपके साथ जितने स्टूडेंट बैठे हैं सभी के सभी, कहीं सिर्फ इतना ही तो नहीं कि आप बस इतना ही बोल के छोड़ देते हो कि मुझे IIT में जाना है। बस अगर इतना ही आप सोचते हो तो सिर्फ आप शायद फेम के लिए जा रहे हो या आप नेम के लिए जा रहे हो, एक टैग लेने के लिए आप जा रहे हो IIT का। लेकिन जब आप कहते हो कि मुझे IIT में जाना है, मुझे इस ब्रांच में जाना है, मुझे ये वाला कॉलेज में जाना है, तब लगता है कि हाँ आप अंदर जाने की बात कर रहे हो सच में। अदरवाइज लगता है कि खाली आप ऐसे ही एक कहने के लिए कह दे रहे हो कि मुझे IIT में जाना है, इसलिए IIT टैग के लिए नहीं जाना, क्योंकि वो जो नेम और फेम की आप बात सोच रहे हैं वो बात की बातें होती हैं, ठीक है ना। मैं स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ कि ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जब हम क्लास 11th में या हम नए नए पहुंच रहे होते हैं तो हमें थोड़ा अट्रैक्ट करती हैं चीज़ें, ठीक है ना। लेकिन आप ध्यान रखें जब आपको वहाँ तक पहुंचना है तो आपको एक हार्ड वर्क देना होगा, क्योंकि बहुत अच्छा खासा कंपटीशन है। आपके जैसे बहुत से स्टूडेंट हैं, क्योंकि हो सकता है कि क्योंकि कोई फाइनेंशियली पुअर बैकग्राउंड से होते हुए भी फिर भी वो इसको क्रैक करता है सिर्फ अपनी मेहनत के दम पर, और ऐसे स्टूडेंट आपके साथ इसमें कॉम्पिटिट कर रहे होते हैं जो बहुत सारे स्ट्रगल कर रहे होते हैं। और अगर आप विदाउट एनी स्ट्रगल अगर आप कोशिश कर रहे हैं, आपसे सोच रहे हैं कि एग्जाम देकर आप आएंगे और आपका एग्जाम निकल जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। आपको बिल्कुल डिटर्मिनेशन के साथ इसे करना पड़ता है, तभी ये निकलता है, तभी ये होगा बेसिकली, क्योंकि कंपटीशन इस तरह का है। अब मैं कह रहा हूँ कि अगर आप इस पूछ रहे हैं कि कब से इसको हमें स्टार्ट करना चाहिए, तो मैंने बता दिया कि अगर आपको 5th में याद नहीं आई, 6th में याद नहीं, 7th में याद नहीं, 8th में याद नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है ऐसी, क्योंकि वो एक दो रेयर केसेस होते हैं ऐसे जो कि बहुत एलिमेंट्री क्लासेस से इस तरह का सोच रहे होते हैं। अदरवाइज अगर आज तक आपको बैकग्राउंड नहीं मिला, आपको सोचने का मौका नहीं मिला इससे पहले की क्लासेस में कि IIT भी कुछ होता है, आप अभी 10th में आए, आप अभी 11th में अगर आप पहुंचे, 12th में आप पहुंचे, तब अगर आपको याद आ रहा है कि IIT भी कुछ चीज़ होती है, यहाँ में जाना चाहिए, नीट भी कुछ चीज़ होती है, इसमें करना चाहिए, हमें डॉक्टर बनना चाहिए, आगे इंजीनियर बनना चाहिए, तो उसके लिए राइट टाइम जो है ना
10th क्लास बहुत अच्छा टाइम है अगर आपको 10th क्लास से लग रहा है, लेकिन उसके बाद भी अगर 10th क्लास फिनिश हो गया, 11th क्लास से भी अगर आपको लग रहा है तो भी आपके पास 100% चांस है 11th क्लास के बाद। लेकिन जब आप 12th क्लास से सोच रहे हो उसको करना, अगर मान लिया आप 12th क्लास के इनिशियल फेज से सोच रहे हो या फिर 12th क्लास के लास्ट फेज से सोच रहे हो, इतना तो है कि 90% चांस है आपके पास, अभी भी 90% चांस अभी भी है। वो जो 10% का रिडक्शन हुआ है वो इसलिए कि 11th क्लास में आपने ध्यान दे देना चाहिए था। मेरे हिसाब से 11th क्लास बेस्ट है, यानी कि 10th क्लास जैसी आपकी फिनिश होती है और अगर आप तगड़े तरीके से सोचना स्टार्ट कर देते हो कि आपको यहीं पर जाना है, तो वो 11th क्लास का इनिशियल जो फेज है वो इसके लिए बेस्ट है, क्योंकि आपके पास ना ओवरऑल जो सिलेबस आता है वो 11th और क्लास 12th का ही होता है। 10th क्लास में अगर आप सोच भी लेते हो, आपने एक माइंडसेट अपना बना दिया 10th क्लास से भी अगर, तो वो फायदेमंद रहेगा, क्योंकि असली जो फील्ड में आपको उतरना होगा वो क्लास 11th से, क्योंकि 10th क्लास का पढ़ा हुआ नहीं आएगा उसमें 12th में। लेकिन ये बात भी है कि 10th को अगर आप उस तरीके से पढ़ते हो, यानी 10th क्लास को जब आप पढ़ रहे हो, 9th क्लास को, 8th क्लास को जब आप पढ़ रहे हो और आपका डायरेक्शन उस तरह का है, यानी आपके सोचने का जो तरीका है, लॉजिकल तरीका आपका सोचने का है, आप चीज़ों को सिर्फ मगअप नहीं करते, आप सिर्फ अपने सेशनल एग्जाम के लिए नहीं करते, आप ध्यान रखते हो अपने माइंड में कि मैं अगर आज 10th में पास हो भी जाऊं, 9th में पास हो भी जाऊं 6 मार्क्स से, लेकिन मुझे तो 11th क्लास में जाकर कंपटीशन लिखना है, तो उसके लिए आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। तो इस तरह का माइंडसेट चाहिए अपना एक 10th क्लास से। नहीं बन पाया तो कोई बात नहीं, 11th से ध्यान रखें, क्योंकि 11th क्लास की जो चीज़ें हैं और जो 12th क्लास की चीज़ें वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। जो आपके मेडिकल जैसे एग्जाम है, 11th का ज़्यादा पोर्शन वहाँ पर पूछा जाता है और बाकी तो फिर बैलेंस्ड होता है, कभी 11th से ज़्यादा, कभी 12th से ज़्यादा, ऐसे पूछा जाता है। तो आपको मैंने बता दिया कि जो राइट टाइम है हमारे पास सोचने का, इसके लिए 10th से एक माइंडसेट बनाना चाहिए हमें अपना कम से कम, और 11th क्लास से आपको फील्ड में उतरना चाहिए, क्योंकि 11th और 12th का ही इसमें सब कुछ आता है। लेकिन वो स्टूडेंट्स की भी बात यहाँ पर कर दो जिन स्टूडेंट्स का बाई चांस 11th हो गया। अगर आपका 11th कवर हो गया तो देखिए 11th में था तो बहुत कुछ जो मिस आपने कर दिया शायद, या हो सकता है आपने 11th किया और साथ में वो पढ़ भी लिया हो। और ये भी बात होती है कि कभी कभी स्टूडेंट ने अच्छे मार्क्स से 11th किया भी होता है, उन्हें आता भी था 11th, और वो थोड़ा सा भूल गए होते हैं, और वो ऑब्वियस है। अगर आप चीज़ें भूल गए, आपको कुछ भी याद नहीं, ऑब्वियस है, बस आप उसे एक बार रिवाइज करोगे, 1-2 बार रिवाइज करोगे तो आपको चीज़ें याद आने लग जाएंगी। और इसमें हमें बुक्स के साइज पर नहीं जाना होता कि इतनी मोटी मोटी बुक हम कैसे पढ़ेंगे, हमें उस पर नहीं जाना, हमें एक छोटा सा इतना से कॉन्सेप्ट पढ़ने होते हैं। अगर हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो फिर उस पर कितने भी क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जैसा कि हमेशा कहा जाता है, एजुकेशन इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन, वही बात यहाँ पर होती है कि आपने ये नहीं सोचना कि IIT में जाने में मजा आएगा। असल मजा जो आता है ना IIT की प्रिपरेशन में आएगा, असल मजा जो आएगा आपकी प्रिपरेशन के दौरान आएगा, है ना। डेस्टिनेशन में वो मजा नहीं है जो उसकी जर्नी के दौरान है। तो आपको फील होना चाहिए, वो मजा आपको आना चाहिए, ताकि कल को जब आप IIT पहुंचो ना, आप ये ना बोलो कि मैं IIT में हूँ, आप ये बोलो कि मैंने IIT के दौरान जो प्रिपरेशन की थी उसमें कितना मजा था। ये ऐसे आप किसी भी कंपटीशन में क्रैक करो जिसमें भी आप चाहते हो उसमें, तब आपको ये होना चाहिए कि आपको जर्नी को फील करना चाहिए। इसलिए स्टूडेंट ये क्लास हमारे पास बेस्ट है। अभी दूसरी बात मैं यहाँ पर करता हूँ, यानी मैंने बताया आपको कि 10th क्लास से हमें एक प्रॉपर माइंडसेट बनाकर 11th से बिल्कुल फील्ड में उतरना चाहिए, और जितना भी टाइम आपके पास बचा हुआ है उसको अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए, ठीक है ना। और एक बात बता दूं, टाइम हमेशा हमारे पास जितना भी बचा होता है ना वो बहुत होता है, ये बात ध्यान रखना। अगर आप 12th क्लास में पहुंच भी चुके हो ना तो आपको अपने अंदर से फील करना चाहिए कि अभी भी कुछ नहीं गया। 12th क्लास को ध्यान से पढ़ लो, उसके बाद एक मौका लेना, एक थोड़ा सा टाइम लेना और 11th को फिनिश कर लेना। इसलिए 11th पे फोकस मत करो। 12th के वो स्टूडेंट जिनका मान लिया नहीं हो पाया था 11th ढंग से, और जो अभी भी चाहते हैं कि वो अच्छा कुछ करें, तो वो 12th की पढ़ाई को ध्यान से कर लो। आपको पता है अगर आप 12th को बहुत ध्यान से कर रहे हो ना, आप इतने अच्छे लेवल में पहुंच जाओगे कि आपको 11th छोटा लगने लग जाएगा, और आप 11th को एकदम से ग्रिप आपकी बन जाएगी 11th क्लास में। समझ रहे हैं मेरी बात। इसीलिए, और दूसरी बात स्टूडेंट मैं कह रहा था कि कोचिंग का कितना इसमें इंपॉर्टेंस है, कि अगर आप कुछ इस तरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोचिंग उसमें कितनी जरूरी है। तो देखिए कोचिंग जो जरूरी होती है सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए वो देती है, ठीक है ना। अगर मेरा पर्सनली ऐसा मानना है, कुछ स्टूडेंट के साथ मेरा एक्सपीरियंस है और कुछ मेरा अपना एक्सपीरियंस है, कि जो कोचिंग होती है वो एनवायरनमेंट देती है। 2-3 तरह के स्टूडेंट होते हैं जो कोचिंग में जाते हैं। एक तरह का स्टूडेंट तो वो होता है जो ब्रिलियंट कैटेगरी का स्टूडेंट होता है। कहने का मतलब ये है कि ऐसा लगता है उसको देखकर कि कोचिंग ना भी है तो भी ये कुछ कर सकता है, लेकिन नहीं, वो नहीं कर सकता बिना कोचिंग के। वो इसलिए नहीं कर सकता कोचिंग के कि उसको चाहिए, एक मैं ऐसे स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ जिसको चाहिए सब कुछ तैयार, उसके आगे कॉन्सेप्ट फेंकने की देर है, वो सीधे लपक लेता है उसको। ऐसे स्टूडेंट होते हैं, लेकिन वो थोड़े से लेजी होते हैं इस मामले में, क्यों कॉन्सेप्ट को खुद नहीं पढ़ते। चाहे तो बुक से पढ़ सकते हैं उस कॉन्सेप्ट को, है ना, लेकिन वो इसमें दिमाग नहीं लगाना चाहते अपना, वो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करने की कोशिश करते हैं। जाते हैं टीचर के, अगर टीचर ने जो अपना सब कुछ एक निचोड़ बताया अपनी टीचिंग का पूरा, बस उससे ग्रैब कर लेते हैं और बस उसी को कॉन्सेप्ट को समझते हैं और सीधे क्वेश्चन करने जाते हैं। इस तरह के स्टूडेंट भी होते हैं, है ना। दूसरे स्टूडेंट होते हैं जो बुक से
पढ़ कर कॉन्सेप्ट को खुद ही निकालते हैं, यानी कि सारी बातें खुद ही वो निकालते हैं। ये एक अच्छे स्टूडेंट है, हार्डवर्किंग स्टूडेंट है, और ये फायदा भी ले जाएंगे आगे अगर ये कंसिस्टेंट रहे तो, और ये कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं, ठीक है ना। ये हार्डवर्क करते हैं, लेकिन ये लगता है कि ऐसा कि हम जो कर रहे हैं वो इफेक्टिव है कि नहीं है, इफेक्टिव है कि नहीं है, इस चक्कर में फिर ये आगे काम छोड़ देता है। जबकि असलियत ये थी कि जो ये हार्डवर्क कर रहे थे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव था, इन्हें टॉप 1 कैटेगरी में रखा गया था वरना। अदरवाइज जब ये एफर्ट छोड़ देते हैं अपने करना तो ये बैठ जाते हैं। तीसरे स्टूडेंट वो होते हैं ना जो सिर्फ कोचिंग जाते हैं, बस उनको कोई और मतलब नहीं होता। वो कोचिंग जाते हैं, सोचते हैं कि जितना टीचर ने पढ़ाया वही सब कुछ है और बस इतना ही होता है और इसके अलावा कुछ नहीं होता। यानी कि जो टीचर ने 2-4-5 क्वेश्चन करा दिए वो सोचते हैं कि यही 2-4-5 क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। हाँ, और वो जो इनमें जो सबसे पहली कैटेगरी का जो मैंने नाम लिया था स्टूडेंट, जो कॉन्सेप्ट होता है वो सबसे आगे जब बैठते हैं और ये बाद के स्टूडेंट जब पीछे पीछे बैठते हैं तो अपने आप ही होपलेस हो जाते हैं, क्योंकि आगे वाला स्टूडेंट फटाफट जवाब देता रहता है, तो फिर ये पीछे होता है। मैं आपको रियलिटी बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसीलिए कोचिंग में तब जाना चाहिए, आपको ध्यान से सुनना। और बाकी स्टूडेंट भी, जैसे अगर आप 11th क्लास में पहुंचे, आप सोच रहे हैं IIT की प्रिपरेशन ना, जब आप 11th क्लास में पहुंचे हो ना, स्टार्टिंग से IIT JEE का कोई क्वेश्चन उठा के मत देखना, क्योंकि गलती क्या होती है ना कि हमें 11th की ABC तो कुछ आती नहीं ढंग से, मतलब कुछ भी एलिमेंट्री भी हमें कुछ नहीं पता, क्योंकि हम एंटर कर रहे होते हैं क्लास में, और हम सीधे उस चैप्टर का JEE उठा के देख लेते हैं, उस चैप्टर का नीट में उठा के क्वेश्चन देख लेते हैं क्या आया था। हमसे नहीं हो पाएगा उस समय, क्योंकि अभी तो हम चलना सीख रहे हैं और आप दौड़ने की बातें करने लगे। इसीलिए पहले चलना सीखें। चलने का मतलब यह कि 11th की क्लास को अपने को बहुत आराम से फिनिश करें। और मैं एक बात और बता दूं आपको कि जब मैं कह रहा हूं कि 11th से आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट होनी चाहिए ना ये कंपटीशन के लिए, एंट्रेंस के लिए, तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आप पूरी बुकें ढंग से खत्म कर दो। आप जब 11th में पढ़ो तो आप 11th पढ़ो तरीके से, लेकिन एक माइंडसेट रखो कि मैं किसके लिए पढ़ रहा हूँ। यानी कि आप जब 11th पढ़ो तो आपको कोई याद करने वाली चीजें दिख रही है तो आप फोकस्ड रहो कि ये याद करने वाली चीज अगर मैं याद कर भी लूँ और मैं सेशनल एग्जाम में लिख भी दूँ तो ठीक है, लेकिन क्या ये मुझे एंट्रेंस एग्जाम में मदद करेगी? जब ये बात आपके दिमाग में रहेगी तो आप हर चीजों को फूक के पढ़ोगे, आप देख के पढ़ोगे कि इसका अप्रोच कितना अंदर तक इसमें मैं घुस सकता हूँ, क्योंकि जरूरत है वहां पर। जबकि 11th के एग्जाम अगर आपको सेशनल एग्जाम देने, 12th के बोर्ड एग्जाम देने, वहां पर इतनी रिक्वायरमेंट कभी नहीं होती इतना डीप में जाने की, किसी चीज को समझने की, एक्चुअल लॉजिक क्या है। लेकिन यहाँ पर है अगर आप कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो। इसलिए आपको सिर्फ ये बात ध्यान रखनी है, ओवरऑल आपको पढ़ना क्लास 11th और क्लास 12th है तरीके से, बस इसके अलावा कुछ नहीं। और शुरुआत हमेशा NCERT से करनी है। NCERT एक बेसिक बुक है और पूरा वही पढ़ना। आपकी क्लास टीचर, आपकी सब्जेक्ट टीचर जो भी आपको 11th 12th में पढ़ा रहे हैं उसको ध्यान से पढ़ते हुए चलना, क्योंकि इसके अलावा और कुछ नहीं आता किसी भी कॉम्पिटिशन में, ध्यान रखना। डेरिवेशन एक बहुत बड़ा एक मिसअंडरस्टैंडिंग जो स्टूडेंट्स से होती है वो ये कि अगर फिजिक्स पढ़ रहे हो बाई चांस, अब वो फिजिक्स जब पढ़ रहे होते हैं वो सोचते हैं कि कंपटीशन में डेरिवेशन तो आते नहीं, इसलिए डेरिवेशन मत करो। ये सबसे बड़ा ब्लंडर है, ठीक है। इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि डेरिवेशन ही तो है जो आपको फिजिक्स सिखाते हैं। एक बात ध्यान रखना, अगर आप डेरिवेशन को तरीके से कर रहे हो, एक डेरिवेशन तो वो होता है कि एक लाइन याद हो गई और सारी लाइनें हम लिख देते हैं, वो वाले डेरिवेशन की बात नहीं कर रहा। वो डेरिवेशन जिसमें हर एक वर्ड का कुछ मतलब होता है। इसीलिए डेरिवेशन सोल है आपकी एग्जाम की। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब आप किसी कोचिंग सेंटर में जाते हो तो वहां आपको डेरिवेशन नहीं कराए जाएंगे, है ना। ये एक फैक्ट है, वो इसलिए नहीं कराए जाएंगे क्योंकि जब आप किसी कोचिंग सेंटर में जाते हो किसी IIT या किसी चीज की प्रिपरेशन करने, तो वहां उनका जो एम रहता है, टारगेट रहता है, वो रहता है कि 1 साल में सिलेबस खत्म करना। और 1 साल एक बहुत बड़ा टाइम है, उसमें भी थोड़ा टाइम, कम से कम आपके पास इफेक्टिवली 10 महीने निकल के आते हैं। उस 10 महीने में आपको उन लोगों ने आपका सिलेबस खत्म करना होता है। और आप जानते हैं उसमें आपकी क्लास 11th भी फिनिश करनी है, क्लास 12th भी फिनिश करनी है। और आप जानते होंगे क्लास 11th की 2 बुक है फिजिक्स की, क्लास 12th की भी 2 बुक है फिजिक्स की। अब आप सोचिए कि 4 बुक जो आपकी हैं वो भी आपको एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं और 10 महीने में उन्हें खत्म करना है, तो आप सोच के देखें फिर कैसा हो पाएगा। तो फिर वो वहाँ डेरिवेशन नहीं कराते, वो ये उम्मीद रखते हैं आपसे कि जो पढ़ने वाला स्टूडेंट होगा उसने 11th 12th में पढ़ ली होगी डेरिवेशन। अब पढ़ा के कोई फायदा नहीं, क्योंकि सामने जो बैठे हुए हैं पढ़ने वाले नहीं है अब, क्योंकि इन्होंने 11th 12th में करा क्या था। मैं एक सच्चाई बता रहा हूँ प्लीज। इसीलिए स्टूडेंट मैं ये कह रहा हूं कि आपको डेरिवेशन बहुत स्ट्रांग करनी चाहिए अपनी, और जानना चाहिए कि डेरिवेशन में ही आत्मा छुपी है पूरे एग्जाम की, पूरे क्वेश्चंस की। क्योंकि जब हम कहते हैं फिजिक्स में हमसे न्यूमेरिकल नहीं हो रहे, इसलिए नहीं हो रहे थे क्योंकि हमने क्या सोचा होता है, हमने सोचा होता है ये फिजिक्स नहीं मैथ्स है, फॉर्मूले याद कर लो और आगे जाके लिख लो। यहाँ पर पूरा खेल इस चीज का है जिसको डेरिवेशन समझ में आए, न्यूमेरिकल हो जाता है 100%। फिर 2 4 5 कुछ रेयर न्यूमेरिकल्स होते हैं जिनमें हमें प्रैक्टिस करनी होती है और कुछ नहीं होता है। हमें ये बात ध्यान रखनी है। और अगर हम बात करें कि जैसा अभी ये सिनेरियो चल रहा है, इसमें हमारे पास कोचिंग सेंटर्स भी अवेलेबल नहीं है, तो हम कैसे क्या करें, ऑनलाइन कोचिंग हम करें नहीं करें। तो अभी फिलहाल हमारे पास, मैं पहले ही कह रहा हूँ, अगर आप 11th में एंटर कर रहे हो, है ना,
तो 11th में अगर आप एंटर कर रहे हो तो प्लीज आप दूसरी कोचिंग्स पर फिलहाल अभी फोकस ना करें, आप इन पर फोकस ना करें, IIT JEE की प्रिपरेशन पर खास तौर से फोकस ना करें। आप पहले सिलेबस को समझने की कोशिश करें। प्रॉब्लम्स आ रही है, डिफिकल्टी आ रही है, क्वेश्चन नहीं हो पा रहा, समझ नहीं आ रहा कि इसका जवाब मुझे कौन देगा, ये नहीं हो पा रहा, तो उस समय आपको आगे नेक्स्ट अप्रोच करना चाहिए। लेकिन जब तक हमें पता ही नहीं कि हमारी जर्नी है कैसी, कितने रास्ते में कंकड़ हैं, कितने पत्थर हैं, हमें पता ही नहीं, और हम पहले ही अगर जाकर कोचिंग लगा लेना, हम अपने आप को कंफर्टेबल जोन में डाल देते हैं। हमें कोचिंग तभी लगानी होती है और हमें कोई भी सब्सक्रिप्शन तभी लेना होता है, ऑनलाइन भी, जब तक हमें पता ना चल जाए कि कितनी डिफिकल्टी है और ये हमारे बस का नहीं है। तो हमें एक टीचर की हमें ज़रूरत पड़ेगी, एक मार्गदर्शन की, एक पायनियर की हमें ज़रूरत पड़ेगी। उस समय आपको कोचिंग को लेना चाहिए, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज आपको पूरा ध्यान लगाना चाहिए इस बात पर कि डिफिकल्टी क्या, उन्हें डिटेक्ट करते हैं डिफिकल्टीज क्या। जब डिफिकल्टी निकल के आएंगी ना आपकी बाहर, तब जाकर फिर आपको आगे का रास्ता खुद ही दिखने लग जाएगा। इसलिए अपने आप को पहले कंफर्ट जोन में ये कह के ना डाल दें कि आपका जो भी सिलेबस है आपको पता तक नहीं सिलेबस है क्या, आप सीधे कोचिंग चले गए। कुछ नहीं होने वाला, मैं पहले ही बता रहा हूँ। शुरुआत के 2-3 महीने आपके आसानी से कट जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहेगा, एग्जाम नजदीक आता रहेगा, आपको समझ में आ जाएगा कि आपने कुछ नहीं किया। ऐसी गलती बहुत से स्टूडेंट करते हैं जब वो किसी बहुत बड़े इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि जहाँ पर हब है इसका, वहाँ चले जाते हैं और उनकी कोई खुद की प्रिपरेशन होती नहीं एलिमेंट्री लेवल की। और वहाँ जो टीचर्स बता रहे हैं, फिर उनका कहना होता है स्टूडेंट का कि वो टीचर बहुत हायर लेवल का पढ़ाते हैं, हमें समझ नहीं आता। हायर लेवल का नहीं पढ़ाते, वो ये सोचकर पढ़ाते हैं कि वो बेसिक चीज़ें जो 11th-12th की चीज़ें थी वो पढ़ के आ गए आप, और पता सब टीचर को रहता है कि पढ़ाई इन्होंने है नहीं, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकते। इसीलिए कह रहा हूँ ये इंडिविजुअल का है। आप दूसरे तीसरे को मत देखें, आप अपने आप को देखें कि आपने सिर्फ 11, मेरी बात सुनोगे तो, अगर मैं पहले ही कह रहा हूँ 11th और 12th को तरीके से पढ़ लो, तरीके से। कोई जरूरत नहीं है IIT का JEE का कुछ भी पढ़ने की, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन 11th-12th का तरीके से पढ़ो। ऐसे पढ़ो कि याद न करना पड़े, बिल्कुल अंदर से आई चीजें। 11th-12th अपने आप में सफिशिएंट है। उसके बाद 1 साल का, आधे साल का आप एक रेस्ट लेकर ना, 1 साल का एक गैप लेकर आप उस बीच में ना सारे न्यूमेरिकल्स ये सब कुछ सॉल्व कर सकते हो। फिर आप कोचिंग भी जा सकते हो, फिर आप वहाँ पर टेस्ट सीरीज कर सकते हो, अपने आप को आप एनालाइज कर सकते हो कि आप किस उसमें चल रहे हो। अब मैंने बता दिया ये तरीका है, सबको रहती है शॉर्टकट मारने की। शॉर्टकट कुछ और नहीं है, मैंने बता दिया। पूरा तरीका यही है कि 11th को 12th को बहुत गहराई में जाकर उतर जाओ, डूब जाओ और खो जाओ उसमें, इतनी गहराई से पढ़ो 11th और 12th क्लास को। अपने आप आपकी सारी प्रिपरेशन हो जाएगी, चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि उनमें कुछ नहीं है। आपको सिर्फ न्यूमेरिकल्स करने, और न्यूमेरिकल के लिए एक बेसिक पैटर्न बार बार चलता रहता है। फिर शुरुआत लगती है, थोड़ा सा हमें उसे पुशअप करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, उसके बाद नहीं लगता फिर। ये स्टूडेंट्स कुछ बातें। तो इसलिए मेरा जो कंक्लूजन है वो ये है कि अगर जो 11th के स्टूडेंट अभी पहुंचे हैं 11th क्लास में, तो वो इतना जरूर करें कि 11th क्लास की पढ़ाई को समझने की कोशिश करें, क्या अपने पास पढ़ने को है क्या नहीं है, पूरा मिड तक आए और दूसरी किसी बुक में अपने आप को उलझाएं ना। और अभी आपके पास बहुत टाइम है, अगर आप 11th में अभी पहुंचे हैं बहुत टाइम है। 12th में जो स्टूडेंट पहुंच गए हैं उनको ये सजेशन है कि वो 11th को अभी छोड़ दें, लेकिन जो 12th की आगे की पढ़ाई उसे बिल्कुल कंटिन्यू रखें। 12th में बहुत ज़्यादा कहीं पर भी इंटरफेयर 11th का नहीं होता। स्टूडेंट सोचते हैं कि 11th अगर नहीं पढ़ पाए तो 12th पढ़ने में प्रॉब्लम होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप 12th को बहुत स्क्रैच से पढ़ सकते हो, स्टार्टिंग से, बिना 11th को जाने। ये बहुत एक सच्चाई है, ठीक है ना। थोड़े से एफर्ट अगर आप करो, जहां पर कुछ चीजें हल्की सी यूज हो रही है उनको गहराई से जाकर एक बार वहीं पर रिकवर कर लो, तो आपको फिर 12th आपको बिना 11th पढ़े भी आ जाएगी। और जब 12th पूरी कंप्लीट हो जाती है, अपने अंदर एक अलग ही तरह का कॉन्फिडेंस होता है। हम 11th को ऐसे करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ बातें मैंने बताने की कोशिश की। आपको जो भी क्वेरी हो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप उसे पूछिएगा। डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, 11th-12th के वीडियो लेक्चर्स हैं, उन्हें आप देखने की कोशिश कीजिए, आपको समझ में आएगा। जिस कॉन्सेप्ट की मैं बात कर रहा हूँ कि डीप में पढ़ो, वही मैंने वहाँ पर पढ़ा रखा है। क्लास 11-12th के लिए मैंने वहाँ पर बताया हुआ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, मोर देन 736 प्लस वीडियो लेक्चर्स अभी तक इसमें अपलोडेड है। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि मैं इससे रिलेटेड आपको फ्यूचर अपडेट देता रहूँ, फ्यूचर नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे इससे रिलेटेड। उसके लिए स्टूडेंट्स फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर।